जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश। आप सभी का MNB क्लासेस पे स्वागत है। GS GK की इस प्रैक्टिस सेट 6वें में हम लोग आज फिर से 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे। पीछे के प्रैक्टिस सेट में हम लोग 50 क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पीछे के प्लेलिस्ट में जाकर उस क्वेश्चनों को अवश्य देख लें, जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो उसी पिछली मोटिवेशनल कोट के साथ जो सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, इस बात को हमेशा आप ध्यान में बना के रखेंगे कि बिना मेहनत का दुनिया में या कहीं भी कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की थी? तो पहला तो ये क्वेश्चन ही गलत साबित होता है। भारत की खोज किसने की थी ऐसे एग्जामों में दे देता है, जबकि यहाँ पे लिखना चाहिए कि भारत पहुंचने की या तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। ठीक है, तो भारत पहुंचने या समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया कि भारत की खोज किसने की। भारत कहीं भूला थोड़े नहीं था कि भारत की खोज करना है। भारत पहुंचने की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। और कब की थी? 1498 ईस्वी में। तो दोनों बातें याद रखेंगे कि भारत पहुंचने की खोज वास्को डी गामा कब की है? 1498 में। अगर बात करें अलबर्नी की, तो अलबर्नी ये मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था। मोहम्मद गजनवी कौन था? ये जो 17 बार भारत पे आक्रमण किया है। पहली बार कब किया था? 1000 ईस्वी में। और इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे इसका महत्वपूर्ण आक्रमण रहा, यानी बहुत ज्यादा चर्चित रहा। और इसका लास्टवां आक्रमण 1027 ईस्वी में था। तो उसके साथ अलबर्नी भारत में आया था। और अलबर्नी एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी था। और अलबर्नी की बात करें कि ये कहाँ का था, तो ये उज्बेकिस्तान का था। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे। बात करें फाहियान की, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या इसको कहते हैं विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। और बात करें किया जाए इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। यानी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इब्न बतूता किसके समय भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे बातें आप कॉपी और कलम लेकर बैठे होंगे और इन सारी चीजों को नोट कर रहे होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा है। यानी कि अगर यहाँ पे भारत का मैप बना लिया जाए तो अभी इसको हम समझाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से एक रेखा जाती है जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा या उत्तरी देशांतर रेखा इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब उत्तरी पूर्वी लिखा नहीं है किसमें, तो यहाँ पे 82.5 अंश डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, यहाँ पे 82.5 अंश उत्तरी देशांतर रेखा है। तो इसको दोनों को एक ही में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसमें ऑप्शन में चूज करना होगा तो ज्यादा सही बी वाले न होकर के ये होना चाहिए जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, वैसे इन दोनों बातों को एक ही में होना चाहिए, क्योंकि अगर पृथ्वी की बात करें तो इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। तो इसके नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी और इसके ऊपर वाले को उत्तरी। और यहाँ पे हम लोग का भारत है, तो यहाँ से जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है तो ये उत्तरी गोलार्ध में भी है और पूर्वी गोलार्ध में भी है। तो इसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होना चाहिए। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन? तो एक है यूपी, उसके बाद MP, उसके बाद AP और उसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़। याद रखेंगे कि ये 5 राज्य हैं जो कि भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 अंश ये होकर गुजरता है। ठीक है, और कभी कभी पूछता है कि किस स्थान से, तो इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो जो अर्जुन पुरस्कार है ये खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। और ये कब दिया गया था? 1961 में। यानी 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ, जिसमें 6 लोगों को शुरू में यानी 1961 में 6 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। अब बात करें इसमें मीना शाह जो
पहली महिला थी जिनको बैडमिंटन के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार 1962 में दिया गया था। और तीरंदाजी के क्षेत्र में कृष्ण दास जो थे उनको दिया गया था 1961 में। तो याद रखेंगे अर्जुन पुरस्कार 1961 से देना शुरू हुआ और 6 लोगों को दिया गया था। ये सारी बातें याद रखना है आपको। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी मैगसेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये बातें भी याद रखेंगे। पूछा जाएगा कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है, तो रमन मैगसेसे या मैगसेसे पुरस्कार को। और ये प्रथम भारतीय विनोबा भावे हैं जिनको मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे कि मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो जो ये स्वांग है ना, ये हरियाणा राज्य, अब ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये हरियाणा राज्य का एक लोक मंच और लोक नृत्य है। अगर बात करें इसके अलावा और किस किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह हरियाणा के साथ साथ राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र जो होता है उस वाले क्षेत्र में भी मनाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे दिया है हरियाणा, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? हरियाणा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालयों की संख्या है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या बात करें तो 25 है। वर्तमान में कितने हैं? 25। इससे पहले भारत में 24 उच्च न्यायालय थे। जो 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है वो हैदराबाद की उच्च न्यायालय को अब तेलंगाना बताया जाता है। यानी जो हैदराबाद का उच्च न्यायालय है अब उसका नाम परिवर्तन करके तेलंगाना उच्च न्यायालय कर दिया गया है और वहीं पे 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। ठीक है, तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, जो हर एक राज्य का अपना अपना एक उच्च न्यायालय होता है। और कई सारे राज्य हैं जैसे छोटे हैं वहाँ पे जनसंख्या कम है, तो एक एक उच्च न्यायालय से एक से अधिक यानी 2-2 राज्यों का वहाँ पे काम धाम हो जाता है। तो ऐसे कई उच्च न्यायालय है, जैसे महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय है तो वहाँ पे गोवा का भी काम हो जाता है। तो ऐसे कई जगह पे ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो एक ही उच्च न्यायालय से 2-2 राज्यों का काम धाम चलता है। तो याद रखेंगे भारत में कुल इस समय वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। और वहीं बात करेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की, यानी हाई कोर्ट नहीं सॉरी उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भारत में एक ही है जो दिल्ली में स्थित है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये लोकसभा यानी सदस्यों में से ही एक व्यक्ति होता है, उसी को चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष। और बहुत बार एग्जामों में पूछता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको शपथ कौन दिलवाता है? तो याद रखेंगे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको शपथ कोई नहीं दिलवाता, यानी वो बिना शपथ का होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सांसद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में भी लिखा है लोकसभा स्पीकर, तो ये सेम ही नाम है, थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई है, तो ये भी सही हो सकता है। लेकिन अब 2-2 ऑप्शन तो सही होंगे नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। वैसे स्पीकर भी लोकसभा अध्यक्ष को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे कि दोनों एक ही बात है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? यानी जो तंबाकू हम लोग खाते हैं उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश भूटान है। भूटान पहला ऐसा देश बन गया है जहां पे तंबाकू खरीदना और बेचना दोनों पे निषेध बन गया। और सबसे पहले इसने 2010 में ये नियम लागू किया था। और याद रखेंगे ये भी कि भूटान विश्व का सबसे गरीब देश भी माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो बात किया जाए राष्ट्रीय मतदाता की तो हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करें चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को ही हुआ था। तो इसको कैसे याद रखेंगे? गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय यानी चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। तो इसी डेट को यानी 25
जनवरी को ही हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना लेते हैं और इसी डेट को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी हम लोग मनाते हैं। तो दोनों बात याद रखेंगे कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए 24 जनवरी, तो 24 जनवरी में हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी तो जानते ही हैं गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? यानी संविधान के अनुसार भारत को देखा जाए तो भारत में प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो भारत में प्रथम व्यक्ति किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। और राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 52 के तहत होता है। वैसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जान लेंगे राष्ट्रपति के पूरे अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो 52 से लेकर 61 लगातार होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो एक ट्रिक लिखेंगे, पकानी, कोका, दियो, दसम। तो ये ट्रिक है। अब इसे यहाँ पे लिख लेंगे पद। ये अनुच्छेद 52 है, ये 53 है, उसके बाद ये 54 है, और ये 55 है, और ये 56, और ये 57, और ये 58, ये हो जाएगा 59, और ये 60, और ये 61। तो पद से क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? 52 में। का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान। तो कार्यपालिका का प्रधान किस अनुच्छेद से? तो 53 से। और नी से हो जाएगा निर्वाचन। तो निर्वाचन राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद से होता है? तो 54 से। को से क्या हो जाएगा? कोटा, यानी राष्ट्रपति का कोटा क्या है, उसे कितना वोट मिलता है। का से क्या हो जाएगा? कार्यकाल, यानी उसका कार्यकाल कितने समय का होता है। और दू से क्या हो जाएगा? यहां से दू से हो जाएगा यानी दोबारा उसका निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन होता है ना, तो अनुच्छेद कितने से हो जाएगा? 57 से। बात करें अनुच्छेद 58 की, तो अनुच्छेद 58 से हो जाएगा योग्यता, यानी अनुच्छेद 58 में क्या होता है? योग्यता। और 10 है यानी कि दशा, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या दशा होती है ना, जैसे पागल अथवा दिवालिया ना हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, तो ये सारी बातें दशा किसमें? उसमें हो जाएगा 59 में। और 60 में बात करें तो राष्ट्रपति का शपथ होता है ना, तो ये 60 में, यानी 100 से हो जाएगा शपथ और म से हो जाएगा महाभियोग, ठीक है। तो अनुच्छेद 61 में हो जाता है महाभियोग। तो ये है राष्ट्रपति से प्रमुख अनुच्छेद जो आपको याद रखना है ट्रिक के माध्यम से। और आपको एक क्वेश्चन बताना होगा कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत देता है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दें, आपके आंसर का हमें इंतजार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।